हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। घर बैठे आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्कशन विथ क्यूज कराने का कोशिश करूंगा। अगर टाइम बड़ा वीडियो बनता है तो क्यूज नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा और इस पार्ट में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिस्क्राइब से हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, कहने का मतलब, तो उससे हमें या तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या तो प्रोटीन मिलता है, या तो फैट मिलता है। कुछ मिनरल्स मिलता है और कुछ प्रोटीन मिलता है। मगर हमें तो एनर्जी जो डाइजेस्ट होता है शरीर में, वो सिर्फ 3 ठो ही होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है। मिनरल्स और आपका विटामिन्स का कोई पाचन नहीं होता, वो उसको हमारा शरीर इसी तरह अवशोषित कर लेता है। तो कहने का मतलब, जब उसका पाचन होता नहीं है तो हम उसको खाएं क्यों? खाने के पीछे तो कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो कहने का मतलब प्रोटीन और फैट से, कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी, और एनर्जी तो कहने का मतलब है कि फैट सबसे अधिक मात्रा में देता है। 9.3 कैलोरी लगभग मिलता है। दिनचर्या काम करने के लिए हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी मिलता है। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, माने शरीर को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन का यूज करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो आपका एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। कहने का मतलब, जो पंखा में एक रेगुलेटर रहता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखिएगा कि खाना बहुत जल्दी पच जाता है। ओल्ड एज में जाने पर खाना पचने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब वो जो कार्य कर पचाने का क्षमता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें खाना पचने में 5 ठो प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग अंतग्रहण, ठीक है, उसके बाद पाचन, उसके बाद होता है अवशोषण, अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद होता है बहिष्करण। ये जो स्टेप है इसका लेकर हम सारा चर्चा करेंगे अभी। ठीक है ना, कि ये सब होता कैसे है। ठीक है। और कहने का मतलब, जो कार्बोहाइड्रेट का भी चर्चा कर रहे थे, पाचन का मतलब ही होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो लेते हैं हम लोग शरीर में, पॉलीसेकेराइड रहता है। पॉलीसेकेराइड टूटता है डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड टूटता है मोनोसेकेराइड में। ठीक है। जो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को हम लोग तोड़ते हैं प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड में, और फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड और आपके ग्लिसरॉल में। ये हमारा फाइनल है। अगर ये तीनों ही टूट जाता है तो इसी को पाचन कहते हैं। पाचन का कहने का मतलब, देखिए, पाचन का अगर डेफिनेशन में जाइएगा आप, तो पाचन है कि बड़े जटिल अणुओं का छोटे जटिल अणुओं में टूटना को ही पाचन कहते हैं। कभी कदाल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भोजन पचना, वो पाचन नहीं है, सटीक आंसर नहीं है। ठीक है ना। बड़े जटिल अणुओं का छोटे जटिल अणुओं में टूटने को ही पाचन कहा जाता है। अब पाचन जो क्रिया है, इसमें आपके पाचन को 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब, एक है सहायक अंग, कुछ है जो पाचन क्रिया में हेल्प करता है, जैसे पेंक्रियाज हो गया, अग्नाशय जिसे बोलते हैं, लीवर, यकृत को कहते हैं, और गोल ब्लैडर, पित्ताशय, ये तीनों हेल्प करता है। और जो पाचन होता है वो एलिमिनेटरी कैनाल में होता है, जिसे पाचन नली कहते हैं। पाचन नली में बहुत सारा, माने पाचन नली जो है हमारा मुंह से लेकर रेक्टम तक फैला हुआ है, मलाशय तक। ठीक है। अब जो पाचन नली है, पाचन नली का कुछ स्टेप है जिसको हम बता रहे हैं। अब इन सब का एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है मुंह, मुंह का बाद आता है हमारा ग्रसिका, जिसको बोलते हैं फ्राइनेक्स।
ठीक है। उसके बाद आता है फूड पाइप। फूड पाइप के बाद आता है आपका स्टमक, जिसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत में भी 3 ठो पार्ट है, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। उसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में भी 3 ठो पार्ट है, सीकम, कोलोन और आपका रेक्टम। यहाँ तक पहुँचेंगे तो पाचन कंप्लीट हो चुका रहेगा। सब जो नाम बताएं हम सब के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे, जितना हो सके हम बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुंह पर आते हैं। तो मुंह जो है, मुंह को 3 भाग में तोड़ सकते हैं। क्या मुंह जो है हेल्प करता है पाचन करने में। जैसे मुंह में दांत है, आपका जीभ है, जिह्वा जिसको बोलते हैं, लार है, ठीक है। अब दांत से कुछ बताते हैं। जैसे दांत तो देखिए सब जानता है कि 32 ठो दांत होता है, ठीक है ना। दांत बना हुआ है कैल्शियम फास्फाइड से। ट्राई कैल्शियम फास्फाइड अगर लिखा हो रहा है तो ये सबसे सटीक आंसर है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके जो दांत होते हैं मिल्क टीथ वो 20 होते हैं। अब कुछ इससे हम महत्वपूर्ण और तथ्य बताते हैं। जैसे हाथी का 2 दांत निकला हुआ रहता है बाहर, ये सब पूछता है, ठीक है ना। जो हाथी का 2 दांत निकला हुआ रहता है उसका क्या नाम है। उसका बाद चूहा जो दांत माने कपड़ा कुतरते रहता है हर समय, तो उसका पीछे रीज़न क्या है, ठीक है ना। उसका क्या दांत रहता है। तो दांत जो है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक है इंसाइसर, उसका बाद है कैनन, उसका बाद है प्रीमोलर, उसका बाद है मोलर, ठीक है। सबका अपना अपना फंक्शन है। जो सामने वाला हमारा जो दांत रहता है, 4 गो जो दांत है, माने 4 नीचे 4 ऊपर, 8 में जो दांत हैं, इसका काम है सिर्फ काटने के लिए। जैसे कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि राम एक सेब को काटना चाहता है तो किस दांत से काटेगा, तो वो आपको इंसाइसर से काटेगा, ठीक है। जो हम लोग मांस उंस को फाड़ते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का ये जो नुकीली दांत रहता है उससे फाड़ते हैं, इसको बोलते हैं कैनन, ठीक है ना। ये मांस फाड़ने के लिए आता है। आप संख्या भी याद रखिए कि संख्या भी पूछ सकता है। इंसाइसर जो है आपका संख्या में 8 है, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। कैनन जो है वो आपका 4 है टोटल, 1 2 3 4। उसका बाद प्री मोलर है। प्री मोलर का संख्या आपका 8 है और मोलर का संख्या आपका 12 है, ठीक है। अब इसमें बताते हैं, जो क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि जो सबसे नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा, उसका सबसे पहला कौन सा दांत आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो उसका मिडिल इंसाइसर आता है। देखिएगा 2 ऊपर आता है, 2 नीचे आता है, ठीक है। तो मिडिल इंसाइसर, ठीक है। इंसाइसर को ऐसे कृंतक बोलते हैं, ठीक है। उसका बाद ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि माने जीवन काल में कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। तो 20 दांत जब मिलकर दांत भी 20 है, और वो टूट कर फिर दोबारा जब निकलेंगे तो 20 ही फिर दोबारा होंगे। और इसमें और एक बात जानने वाली है बात कि आपका जो प्री मोलर दांत है वो बच्चों में नहीं होता है। इंसाइसर होता है, कैनन होता है, अब प्री मोलर नहीं होता, मोलर होता है। अब मोलर भी जो होता है वो सिर्फ आपका 8 गो ही होता है, 8 ही संख्या में होती है, 4 नहीं होती। वो 4 जो निकलता है ना, वो लगभग 18 से 25 साल की एज में निकलता है, जिसको अकल का दांत बोलते हैं, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई फंक्शन नहीं, नो वर्क, कोई काम नहीं है। मगर वो जब निकलता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। वो तो सब आप लोग का निकल चुका होगा तो आप लोग को पता ही होगा। वो निकलता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब बताते हैं जो जिस टॉपिक पर थे। हाथी जो है, हाथी का जो दो दांत निकला हुआ रहता है उसका नाम है इंसाइसर। जो आपका चूहा जो कुतरते रहता है, चूहा का दांत माने प्रतिदिन बढ़ते रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, वो हर समय कुतरते रहता है कि उसका दांत माने घिसता रहे, ठीक है। और उसका भी जो दांत रहता है इंसाइसर ही रहता है, ठीक है। एक डेंटल फार्मूला भी होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। डेंटल फार्मूला जो है 2 1 2 3, इसको अगर 4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका सारा दांत का संख्या निकल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं जिह्वा में, मतलब जीभ से संबंधित बातें, कुछ तथ्य बताते हैं। ऐसे और भी कुछ दांत के बारे में नहीं बताएं, जैसे कहने का मतलब दांत का सबसे हार्डेस्ट, मतलब कहने का मतलब दांत जो है कैल्शियम फास्फाइड से तो बना हुआ रहता है, मगर दांत में एक उजला लेयर रहता है जो एनामल का बना हुआ रहता है, ठीक है ना, एनामल का बना हुआ रहता है दांत का। उसका बाद इसमें डेंटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। डेंटिन नामक जो पदार्थ है ये घुमा के पूछता है, ठीक है। डेंटिन नामक जो पदार्थ है वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट का ही दूसरा नाम है। और लगभग इतना काफ़ी है। अब जो जीभ है, जीभ माने जिह्वा जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा कहने का मतलब जीभ जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है जीभ को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। मतलब जो जीभ है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके वो लोग ऐसा डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट वाला है वो मीठा को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। लास्ट वाला जो है कड़वे को करता है, और बीच में जो है खट्टा नमकीन को करता है। एनसीईआरटी ये बताता है। मगर कुछ दिन पहले भी आप लोग को एग्जांपल दिए थे कि अगर सामने में अगर मिर्चा लगा दिया जाए तो हमें झाल तो महसूस होगी, तो इस हिसाब से तो ये फ्लॉप हो जा रहा थ्योरी। मगर कहने का मतलब थ्योरी तो फ्लॉप है, मगर आंसर यही याद रखना होगा। अगर कभी पूछ दे आपसे कि जिह्वा कितना भागों में बटा हुआ है, मैंने कितना कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चन आता जो है इसका लेकर, तो ये पूछता है कि सामने वाला जीभ मीठा का कौन सा आपका भाग जो है वो आपका आइडेंटिफाई करता है, तो अग्रभाग मतलब सामने वाला भाग। इसमें जो टेस्ट बर्ड जो संख्या है ऐसे मिलियन का संख्या में अभी पता चला। मैं कुछ दिन पहले जो एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया टीसीएस, उसमें 2000 से 8000 को ही वो आंसर करेक्ट कर रहा। तो आप दोनों बात जान के रख ले रहिए, ठीक है। कि अगर 4 रहे ऑप्शन में तो 4, नहीं तो 2000 से 8000। और जीभ से संबंधित बेसिक जानकारी इतना ही इनफ है। जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक टाइलिन एंजाइम्स और एक लाइसोजाइम। टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ठीक है। टाइलिन आपको जो जीभ में ही हम लोग रोटी वोटी खाते हैं तो खाने पर थोड़ा सा मीठा फील होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि स्टार्च जो है माल्टोज में टूट चुका रहता है, इसीलिए चबाने पर हमें मीठा फील होता है। और लाइसोजाइम का जो कार्य है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो आता है हमारे, जो भी खाना खा रहे हैं वहाँ से जो भी जर्म्स है वो आने पर वो आपको उसको मार गिराएगा। बस इसका और कुछ काम नहीं है। लार ग्रंथि से इतना ही याद रखने पर काम हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा जो आगे बढ़ते हैं, लार ग्रंथि के बाद अब नीचे आते हैं हम लोग, ठीक है, फ्राइनेक्स के पास। फ्राइनेक्स मतलब है यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ दिन पहले भी हम चर्चा किए थे कि एक यहाँ पर 2 ठो नली है भी जैसा, ठीक है। एक जो है आपके विंड पाइप में चल जाती है, विंड पाइप में मैंने फेफड़े में चल जाती है, ठीक है, और एक चल जाती है स्टमक में, अमाशय की तरफ। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए एक ढक्कन है, ठीक है ना, और वो एक ही तो ढक्कन है मगर 2 ठो नाली है। तो हर समय क्या होता है कि जो फूड पाइप जो रहता है, जो खाने वाला नली रहता है, वहाँ पर वो ढक्कन बंद रहता है। कैसे? खाना तो हर टाइम खाते नहीं हैं, सांस तो हर टाइम लेते हैं, तो हर टाइम सांस लेने के वजह के लिए वो हर समय खुला रहता है। जिस समय खाना खाते हैं तो वो ढक्कन ये साइड आएगा और खाना जैसे ही अंदर जाता है तो फिर उसको बंद कर देता है। तो ये जो ढक्कन है इसका आपसे फंक्शन कभी नहीं पूछने जाएगा, आपसे सिर्फ नाम पूछेगा कि वो जो ढक्कन है ना उसका नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस जो है वो पूछेगा आपसे कि कौन सा अंग से संबंधित है। क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे यही आएगा। आइए, गैस्ट्रिन एक बोल के हार्मोन है, ठीक है, वो स्टमक को स्टिमुलेट करता है, आकि उत्तेजित करता है, आकि आप एंजाइम्स बनाइए।
माने कहने का मतलब स्टमक जो है उसमें 2 ठो एंजाइम्स पाया जाता है, एक पेप्सिन एक रेनिन, ठीक है। और उसमें एक HCl भी पाया जाता है और आपके एक म्यूकस लेयर का तो छोड़ दीजिए, ठीक है, और जल भी पाया जाता है। तो पेप्सिन और रेनिन जो दोनों है, ये दोनों प्रोटीन को ब्रेक करता है, ठीक है। जो छोटे बच्चों में रेनिन नामक जो एंजाइम्स है, जो छोटे बच्चे, रेनिन का काम है जो दूध में कैसिन मौजूद रहता है, जो प्रोटीन रहता है, उसको ब्रेक करता है। तो ये दोनों ऐसे काम नहीं करेगा, ये लोग सफा बोलता है कि हम काम करेंगे एसिडिक मीडियम में अगर हो रहेगा तभी हम काम करेंगे। ये समझाने के लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है। तब HCl आता है और एसिटिक मीडियम उसको तैयार करके देता है, तब वो दोनों एक्टिवेट होता है काम करने के। मैंने कहने का मतलब पेप्सिन रेनिन जो है वो लोग तो बोलता है कि प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, मगर वो घूस मांगता है। कहने का मतलब कि हाँ, हमसे अगर ये काम करवाना है तो आप हमें एसिटिक मीडियम बना के दीजिए, ठीक है ना। ये हम कहानी जैसा बताना चाह रहे हैं कि वैसे माइंड में रहेगा, ठीक है। तो HCl का तो बारे में आप लोग तो जान ही रहे हैं कि उसका pH वैल्यू 0 है। तो pH वैल्यू 0 है तो उसको मैंने स्टमक में मैंने जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसमें लगभग 95% लगभग जल रहता है, क्योंकि HCl को डाइल्यूट किया जाता है। HCl अगर डाइल्यूट ना हो तो वो हमारे जो स्टमक के जो दीवार है म्यूकस, उसको वो भेद देगा। भेद देने पर उसका लेकर अभी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अल्सर नामक रोग हो जाती है, ठीक है, म्यूकस लेयर अगर इफेक्टेड होता है तो। और HCl अगर अधिक मात्रा में अगर स्रावित होने लगती है तो एसिडिटी हो जाता है, जिसके चलते हम लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में जो इनो है, इनो का जो यूज करते हैं, इनो क्या है, इनो एक बेस है, ठीक है, और HCl पेट में है। दोनों जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, इधर वाटर रिलीज कर देता है, जिससे गैस जो है शरीर में जो जिस समय गैस बन जाती है तो उस समय गैस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब छोटी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत में, छोटी आंत का 3 पार्ट बताए थे आपको, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। डुडेनम वाला पार्ट में अब थोड़ा सा और भी, जैसे पेंक्रियाज बताए थे, अग्नाशय, उसका भी कुछ रोल प्ले है इसमें। वो क्या करता है, उसमें पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। पेंक्रियाज को ही हम लोग माने बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो तीनों है, तीनों के पाचन में ये माने पुण्य पाचक रस बोल सकते हैं इसे। पूरी तरह से नहीं तोड़ता है, मगर ये तीनों को ब्रेक करता है। तीनों को जो ब्रेक माने ये तीनों जो ब्रेक होता है, वैसे छोटी आंत के डुडेनम वाला भाग में होता है, ठीक है। उसमें फिर अब छोटी आंत का रोल आ जाता है। इसमें लीवर भी थोड़ा सा हेल्प करता है। लीवर आपका बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस क्या करता है कि जो फैट खाते हैं हम लोग, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और बाइल जूस कहने का मतलब यकृत बनाता है, मगर वो जमा जो रहता है वो पित्ताशय में रहता है। और उसमें जो कहने का मतलब हुआ कि जो पित्त रहता है उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। ये बात नोटिस करने वाला है। देखिए आपके जितना भी जो एंजाइम्स आ रहा है, गैस्ट्रिक जूस हो, सब में एंजाइम्स है, मगर पित्त में कोई एंजाइम्स नहीं है। पित्त जो है 2 पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डाइन, ठीक है। और ये इसका भी जो निर्माण होता है, इसका लेकर भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं हम। इसका जो निर्माण होता है वो RBC का नष्ट होने से होता है, ठीक है। RBC जितना नष्ट होगा, अगर RBC बहुत अधिक मात्रा में नष्ट हो रहा तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ रहा, मीनिंग तो ही ना, जब RBC का वजह से ही इसका निर्माण हो रहा, तो RBC बहुत अधिक मात्रा में
डिस्ट्रॉय हो रहा, तो ये बहुत अधिक मात्रा में बन रहा। तो इससे क्या पता चलता है कि लीवर हमारा एबनॉर्मल काम कर रहा, माने लीवर सही से काम नहीं कर रहा। जब लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो इसी को बोल देते हैं जॉन्डिस हो गया, ठीक है। माने उसी टाइम पूरा शरीर जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है कि इतना मात्रा में जो पीत होता है वो पीले हरे पदार्थ रहता है, पीला रंग जो प्रोवाइड करता है, तो उस समय इतना मात्रा में बढ़ जाता है कि पूरा संपूर्ण शरीर में फैलना शुरू हो जाता है, ब्लड में आके मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से शरीर पीला पड़ना शुरू होने लगता है। हाँ, बिलीरुबिन और बिलीवर्डाइन ये दोनों का मात्रा, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि खाना सबसे अधिक समय कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो छोटी आंत के जो डुडेनम वाला पार्ट है, ठीक है ना सर, डुडेनम तो फर्स्ट वाला पार्ट है, डुडेनम के बाद जो जुजेनम वाला पार्ट है, सबसे अधिक 3 से 4 घंटा हमारा जो खाना ट्रैवल करता है वो वहीं पर आता है। भोजन जो है 3 से 4 घंटा लगभग जुजेनम वाला पार्ट में रहता है। उसके बाद इलियम पास जैसे ही पहुंचते हैं हम लोग, तो इलियम पास एक विली होता है, विली, ठीक है ना, विली या विलाई बोलते हैं, जिसे रसांकुर भी कहते हैं, ठीक है ना। उसका उंगली नुमा संरचना रहता है। वो क्या करता है, जितना भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो लिए, उस सब को एब्जॉर्ब करता है, सबको टानता है वहाँ से। और वहाँ से टानने के बाद तो वो डायरेक्ट ब्लड में दे देता है। अब बोलता है वो कि जाओ भाई, तुमको जहाँ जहाँ दरकार है, शरीर में सब जगह को तो न्यूट्रिशन का दरकार है, सब जगह पोषक पदार्थ का चाहिए, तो सब जगह तो ब्लड ही दौड़ रहा, तो ब्लड को ही देता है कि जिसको जितना दरकार है न्यूट्रिशन उतना उतना तुम प्रोवाइड कर दो। तो आपसे हर समय पूछेगा कि विलाई है, देखिए डुडेनम, जुजेनम और ये सब का कार्य कभी नहीं क्वेश्चन आता है। आपसे ये पूछेगा कि डुडेनम जो है किस अंग का पार्ट है, जुजेनम जो है किस अंग का पार्ट है, ठीक है ना। काहे रेलवे, जीडी, एसएससी ये सब जो एग्ज़ाम है इतना डीप में नहीं ढुकता है, ठीक है ना। अब आते हैं बड़ी आंत में। अब हम लोग पाचन ख़त्म के ही कगार पर हैं। अब आते हैं बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब जो आपका सीकम है, सीकम में कुछ नहीं रखा हुआ है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बड़ी आंत का, उसमें सिर्फ आपका कोलन वाला ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। सीकम जो है जहाँ से बड़ी आंत और छोटी आंत कनेक्ट होता है, जुड़ता है, उसी को बोलते हैं सीकम। कुछ दिन पहले भी क्वेश्चन पूछ रहे थे तो बताए थे कि किसका सबसे लंबा आंत होता है, तो जो शाकाहारी जानवर रहता है उसी का सीकम लंबा रहता है क्योंकि सेलुलोज को पचाता है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले क्वेश्चन किए थे, ये बताए थे। तो और एक बड़ी आंत में, जब बड़ी आंत और छोटी आंत का मीनिंग एक बात जान कर रखिए कि लंबाई से नहीं होता है, डायमीटर से सिर्फ, ठीक है ना। क्या बड़ी आंत जो है आपका छोटा है और छोटी आंत जो है ना बहुत बड़ा है, 6 मीटर तक लंबा है। टोटल हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 9 मीटर का है और 9 मीटर में 6 मीटर छोटी ही आंत है, ठीक है ना। तो बड़ी आंत छोटी है मगर उसका डायमीटर बेसी है, ठीक है ना, मोटाई बेसी है। अब तो सीकम में कुछ और इससे बेसी कुछ नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो सीकम पूछ देगा कि किस पार्ट का अंग है, तो बड़ी आंत का। अब आते हैं कोलन वाला। कोलन वाला में देखिए उसमें ई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ई नामक नहीं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया पाया जाता है, ये हमारा शरीर में बहुत ही लाभदायक बैक्टीरिया है। कहने का मतलब हुआ कि वो सहजीवी संबंध बनाता है हमारे साथ, मतलब हम उसको खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोटेक्ट कर देता है। तो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है, हम लोग जितना भी खाना खाते हैं उसका साथ पानी भी रहता है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। अगर पानी को एब्जॉर्ब ना करे वो, तो क्या होगा कि रेक्टम में पानी का जो हमारा मल जाता है उसी के साथ पानी भी चल जाएगा। लूज मोशन जब होगा तो पूरा पानी के साथ आएगा। तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया क्या करता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
और आपके कुछ कुछ विटामिन का निर्माण करता है शरीर के लिए, जैसे विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन D, ये तीनों का शरीर में ही आपका इकोलाई नामक बैक्टीरिया जो है वो निर्माण कर देता है। हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग का लूज मोशन होता है तो दवाई खाने से थोड़ा लूज मोशन रुक सकता है, ठीक है, दवाई खाने से थोड़ा लूज मोशन का तो रोक नहीं सकता है। तो जो दवा खाते हैं ना वो क्या क्या चीज़ का दवा रहता है, वो बैक्टीरिया पनपने के लिए, ताकि बैक्टीरिया वहाँ का पनप जाए। बैक्टीरिया पनपेगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर आपका लूज मोशन ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद अब रेक्टम पास जहाँ पहुँचे, अब रेक्टम का कोई काम नहीं है, रेक्टम में जितना भी वेस्टेज पदार्थ है वो सब आके जमा रहता है। और मॉर्निंग के टाइम में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है ना, वो डे टू डे अपना टाइम टू टाइम अपना शरीर से बाहर निकलता रहता है। आपका पाचन ख़त्म हो चुका है। आपको अगर बढ़िया लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।